हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक जेईई एनएनई सीईटी ऑफ आधुनिक डिजिटल क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था कि अगर किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को किसी कैपेसिटर की प्लेट के बीच में इंसर्ट किया जाता है तो फोर्स कितना काम करता है। वो फोर्स हम लोगों ने कांस्टेंट वोल्टेज पर कैलकुलेट किया था, दूसरा हम लोगों ने कैलकुलेट किया था एट कांस्टेंट चार्ज। साथ में हम लोगों ने देखा था कि अगर एक्सटर्नल एजेंट प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को छोड़कर चला जाता है तो वो प्लेट क्या करती है, ऑसिलेट करती है। वो स्लैब जो ऑसिलेट करती है उसका टाइम ऑफ ऑसिलेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में बात की थी और इस पर बेस कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हम लोगों ने की थी। आज से क्लास में हम अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज सीरीज आरसी सर्किट, जिसमें हम चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर देखेंगे, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे और टाइम कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है आरसी सर्किट का वो हम निकालना सीखेंगे। और अगर पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना हो बिटवीन टू पॉइंट्स तो उसके बारे में भी बात की जाएगी। साथ में इस पे बेस कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हम करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सीरीज आरसी सर्किट में चार्जिंग कैसे डिस्कस की जाती है। तो यहां पर अगर हम लोग चार्जिंग को डिस्कस करें तो उसके लिए एक सर्किट बनाया गया है। यहां पर ये रेजिस्टेंस है आर, यहां पर ये कैपेसिटर है, ये इसका ईएमएफ है और ये स्विच है। ये t इज इक्वल टू 0 पर स्विच को क्लोज किया जाता है। एट t इज इक्वल टू 0 स्विच इज क्लोज्ड, स्विच इज क्लोज्ड। t इज इक्वल टू 0 पर स्विच को क्लोज किया जाता है। तो जैसे ही स्विच को क्लोज किया जाएगा इसके अंदर करंट फ्लो होना शुरू करेगी। तो अगर करंट फ्लो होगी तो मान लेते हैं कुछ इस तरह से करंट फ्लो कर रही है, ये I करंट इसके अंदर फ्लो करेगी। तो अगर I करंट फ्लो कर रही है तो हम यहां से देख सकते हैं ये करंट इधर जाएगी, ये पॉजिटिव निगेटिव बनेगा और यहां पर ये पॉजिटिव और ये निगेटिव बनेगा और ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो होता ही है। ये जनरल आइडिया हमें रहता है। रेजिस्टेंस में जहां से करंट एंटर करती वो पॉजिटिव बनता है क्योंकि वो ड्रॉप करवाता है। अगर हम इसमें केवीएल की इक्वेशन लिखें इस लूप के अंदर तो केवीएल की इक्वेशन लिख सकते हैं कैसे, यहां से चलना शुरू करते हैं इधर तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, दूसरा साइन लिखते हैं तो प्लस का लिखेंगे इसे हम, तो प्लस ई, साथ में लिखेंगे माइनस आई आर और माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। वोल्टेज ड्रॉप और गेन का सम 0 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो E इज इक्वल टू आई आर प्लस क्यू बाई सी, यहां पर एप्सिलॉन है, ठीक है। इधर देखते हैं ये जो I लिखा है इसको क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी। क्लास 10 से हम लोग जानते हैं कि I क्या लिखा जाता है, क्लास 10 से हम लोग जानते हैं I इज इक्वल टू लिखते हैं हम डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट, ऐसा लिखा जाता है। तो अगर ये वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इनटू में यहां R हो जाएगा और यहां पर लिखा गया है प्लस क्यू बाई सी। क्यू बाई सी को लेफ्ट साइड ले लेते हैं तो एप्सिलॉन माइनस क्यू बाई सी बन जाएगा इज इक्वल टू, यहां पर क्या लिख सकते हैं, तो यहां लिखेंगे हम लोग डी क्यू डिवाइडेड बाई में डी टी लिख देंगे और यहां पर R से ये R लिखा गया है, ये इधर चला आया है तो इनटू में ये लिखा जाएगा R, ऐसा लिख सकते हैं। और यहां से dq की वैल्यू निकालें तो क्या निकल के आएगी, तो यहां से लिख सकते हैं dq डिवाइडेड बाई, जिसमें q है उसको नीचे भेज देते हैं तो एप्सिलॉन माइनस q डिवाइडेड बाई में c, और इधर क्या लिखा जाएगा तो ये लिख सकते हैं हम लोग dt, तो ये dt लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई में क्या लिखेंगे तो ये r लिखा जाएगा। ये समझ में आया। सबसे पहले हम लोगों ने यहां पर केवीएल अप्लाई किया अकॉर्डिंग टू केवीएल, सिंपल केवीएल अप्लाई किया, उससे इक्वेशन बनाई, यहां पर I को dq बाई dt से रिप्लेस कर दिया। ये हमारे पास इंटीग्रेट करने के लिए इक्वेशन बनी है। इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड, इसको 0 से q तक इंटीग्रेट कर देते हैं, इधर 0 से लगा करके t तक इंटीग्रेट करेंगे। तो अगर ये वैल्यू इंटीग्रेट होगी तो क्या मिलेगी, ये 1 बाई समथिंग लिखा है तो इसे क्या लिख सकते हैं, ln ऑफ, ये बन जाएगा एप्सिलॉन माइनस क्यू बाई सी बनेगा। इस पर लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, तो इस पर लिमिट लगेगी 0 से लगा करके q तक की, और साथ में कांस्टेंट टर्म भी बाहर आएगा। q का देखो कोफिशिएंट कितना है, -1 बाई सी है, और इज इक्वल टू इधर क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा t डिवाइडेड बाई में r बनेगा। यहां पर माइनस, इसको उधर भेज देते हैं, c पलट के यहां चला जाएगा तो माइनस टी बाई आर सी बनेगा ये। तो अगर माइनस टी बाई आर सी बनेगा तो इधर नए पेज पर लिखते हैं इसे ln, यहां पर क्या लिखेंगे, तो यहां पर लिखा है E माइनस क्यू बाई सी, तो E माइनस क्यू बाई सी रखेंगे, फिर माइनस लगाते हैं ln, क्यू की वैल्यू जब 0 पुट की जाएगी तो क्या होगा, ये टर्म तो 0 हो जाएगा, यहां एप्सिलॉन बनेगा तो एप्सिलॉन बन जाएगा। यहां पर बन चुका है माइनस टी बाई आर सी,
ये बन गई वैल्यू। देखो ln a माइनस ln b क्या होता है, ln a बाई b होता है, तो इसे लिख सकते हैं ln ऑफ, यहां बन जाएगा 1 माइनस q बाई c e इज इक्वल टू माइनस टी बाई आर सी। अगर हम ln को उधर भेज देते तो क्या वैल्यू बनेगी, 1 माइनस q डिवाइडेड बाई में सी ई इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहां से देख सकते हैं, ln का मतलब होता है log बेस e, और यहां पर वैल्यू लिखी गई है, मान लेते हैं ये x लिखा गया है इज इक्वल टू y है, तो जब x की वैल्यू निकालते हैं तो बेस को यहां लिखा जाता है, जो राइट साइड में होता है उसको पावर में भेज देते हैं। ये की कॉन्सेप्ट है, log के साथ ऐसा होता है। तो ये ln है, ln का मतलब log x बेस e है यहां पर, तो 1 माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू ये वैल्यू बनेगी। अब इस क्यू ई को इधर लेते हैं और e को इधर भेज देते हैं, तो यहां से निकल के आएगा q बाई सी ई इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी बनेगा, ऐसी वैल्यू बनेगी। अब अगर हम यहां से सी को मल्टीप्लाई करा देते हैं तो q इज इक्वल टू सी ई इंटू 1 माइनस ई टी बाई आर सी बनेगा, कुछ ऐसा बन जाएगा ये वैल्यू ऐसे बनेगी। यहां पर जो सी ई है वो क्यू नॉट है, मैक्सिमम चार्ज। वापस फिगर पर चलते हैं और देखते हैं मैक्सिमम चार्ज कैसे होगा। मैक्सिमम चार्ज तब होगा जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा। फुल्ली चार्ज का मतलब इसमें करंट जीरो हो जाएगी, करंट जीरो होगा तो यहां पर वोल्टेज ड्रॉप जीरो बन जाएगा। इस पर वोल्टेज ड्रॉप जीरो बनेगा क्योंकि यहां पर वोल्टेज जब लिखेंगे तो I इंटू आर लिखेंगे, और जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो सर्किट को ब्लॉक कर देगा, तो करंट तो फ्लो करेगी नहीं, तो इसमें ड्रॉप होगा नहीं, तो इसका पूरा का पूरा पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस चला जाएगा। और जब इसके अक्रॉस जाएगा तो हम यहां से कह सकते हैं ना, अपसाइलन अब यहां चला गया, तो अपसाइलन यहां चला गया और ये सी लिखा गया है, तो इस पर चार्ज लिख नहीं सकते हैं, तो Q इज इक्वल टू सी वी लिखा जाता है, तो सी वी हो जाएगा अपसाइलन। ये हो जाएगी चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू, इसी को Q नॉट लिखा जाता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज है ये। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज हो गया। अब यहां वापस चलते हैं, अगर ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो Q का एक्सप्रेशन बनेगा Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी बन जाएगा। ये हमारे पास रिजल्ट आएगा चार्ज का, कि चार्ज टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा अगर कैपेसिटर को चार्ज किया जा रहा हो। Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। यहां पर जो RC होता है, RC इज इक्वल टू हम टाउ लिखते हैं, इसे कहा जाता है टाइम कांस्टेंट फॉर कैपेसिटिव सर्किट। किसी कैपेसिटिव सर्किट का ये टाइम कांस्टेंट होता है। तो यहां से रिलेशन बनेगा Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ बन जाएगा। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन निकल के आएगी चार्ज की। यहां पर जो RC लिखा जाता है, इसमें जो टाउ होता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो टाउ इज इक्वल टू जब लिखा जाता है तो इसे कहते हैं R इक्विवेलेंट इंटू C इक्विवेलेंट लिखा जाता है। मतलब जो भी सर्किट होगा उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का प्रोडक्ट होता है टाउ, इसी को हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। अभी इसको कैलकुलेट करना सीखेंगे, आज की क्लास में ही इसे कैलकुलेट करना सीखेंगे। लेकिन जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है तो चार्जिंग की कुछ इस तरह से इक्वेशन दी जाती है। यहां पर अगर डिस्कस करना चाहे तो कर सकते हैं, स्टडी स्टेट और ट्रांजिएंट स्टेट, उनको एक सेपरेट क्लास में हम लोग कवर करेंगे। यहां पर हम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, केवीएल इक्वेशन लिखा, यहां से चलना शुरू किया, दूसरा साइन ले रहे हैं तो इसका प्लस साइन लिया, इसका माइनस लिया, इसका माइनस साइन लिया, हमेशा दूसरा साइन लेना है। तो इसमें एक केवीएल इक्वेशन फॉर्म कर दी वोल्टेज के लिए, उसको सॉल्व किया, इंटीग्रेट किया, वहां से निकल के आया हमारे पास कुछ ऐसा रिलेशन, ये Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी बना। RC को हम लोगों ने कहा कि ये टाइम कांस्टेंट है कैपेसिटिव सर्किट का, तो Q का एक्सप्रेशन निकल के आया Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ बन जाएगा। तो ये हो जाएगी चार्ज की इक्वेशन। अगर ये चार्ज की इक्वेशन हो गई तो हम यहां पर करंट की इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे? यहां करंट की इक्वेशन लिखेंगे, करंट होती है I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो यहां लिखेंगे d ऑफ dt
और यहां पर क्या बन के आएगा, क्यू की वैल्यू क्या है, तो वो आई है क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ऐसा निकल के आया है रिलेशन। अगर इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से आई का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, आई इज इक्वल टू क्यू नॉट तो कांस्टेंट है, इसे बाहर निकाल लेते हैं, क्यू नॉट कांस्टेंट चला जाएगा, 1 का हो जाएगा 0 माइनस ई की पावर समथिंग लिखा है तो ई की पावर समथिंग का बनेगा टी बाई टाउ, ऐसा लिखेंगे। और इनटू में क्या लिख सकते हैं, तो यहां से टी का कोफिशियंट देखो क्या लिखा है, -1 बाई टाउ लिखा गया है, तो ये कोफिशियंट हो जाएगा। अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा I इज इक्वल टू, यहां पर क्यू नॉट लिखा गया है और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे और यहां पर लिख सकते हैं टाउ की वैल्यू RC और ये बन जाएगा e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ बनेगा। ये रिजल्ट आएगा। यहां पर जो ये करंट की वैल्यू लिखी गई है, करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, फिर फर्दर इसे हम करंट की इक्वेशन को सॉल्व करें तो यहां से मिल जाएगा I इज इक्वल टू क्यू नॉट। क्यू नॉट का एक्सप्रेशन क्या था हमारे पास, क्यू नॉट का एक्सप्रेशन निकल के आया था CE, ये क्या लिखा जाएगा CE डिवाइडेड बाई में R इंटू C, यहां बनेगा e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ बन जाएगा। यहां से देखो C से C कैंसिल हो जाएगा तो I की इक्वेशन क्या निकल के आएगी, तो I बन जाएगा यहां पर एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई में R बनेगा, e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ बन जाएगा। कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा करंट का। इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। यहां से क्या लिख देंगे, E बाई आर, ये क्या हो जाएगी, करंट की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। और ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट बनेगी कब, वापस चलते हैं फिगर पर। मैक्सिमम वैल्यू तब बनेगी जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। अगर t इज इक्वल टू 0 पर क्लोज किया है इसे, तो एट t इज इक्वल टू 0 प्लस पर, तो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच क्या होगा, इसके अक्रॉस तो कोई पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा नहीं, उस समय ये अपोज तो करेगा नहीं, कुछ शॉर्ट सर्किट के जैसे बिहेव करेगा। तो जब ये शॉर्ट सर्किट के जैसे बिहेव करेगा तो उस समय जो करंट बनेगी मैक्सिमम बनेगी। तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे शॉर्ट सर्किट के साथ, यहां पर ये R बन जाएगा, ये एप्सिलॉन बन जाएगा। तो इसके अंदर करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, I इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, V डिवाइडेड बाई में R, तो E डिवाइडेड बाई में R हो जाएगा। ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। इन सभी स्टेट को क्या कहते हैं आगे हम लोग देखेंगे कैसे कैसे है। स्टार्टिंग में कैपेसिटर क्या करेगा, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया जाता है और एट आफ्टर सम लॉन्ग टाइम, काफी लंबा समय बीत जाता है, जब ये चार्ज हो जाता है तो इसको ओपन सर्किट के साथ रिप्लेस करते हैं। वो सारी कंडीशन हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी इसमें जो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगी वो जब इसके ऊपर कोई भी ड्रॉप नहीं आएगा तो पूरा का पूरा ड्रॉप यहां जाएगा और I इज इक्वल टू R लगा के लिखेंगे तो I नॉट की वैल्यू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई में R लिखी जाएगी। इस वैल्यू को यहां पर पुट कर देते हैं, तो यहां से लिखेंगे I इज इक्वल टू E बाई R को क्या लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा I नॉट e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ बनेगा। ये हमारे पास करंट की इक्वेशन का रिजल्ट आ जाएगा। ये करंट हो गई, यहां पर ये चार्ज की इक्वेशन हो गई। अब अगला यहां पर पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। तो पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, तो यहां से हम लोगों को पता है Q इज इक्वल टू होता है C इंटू V, तो यहां से V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो Q बाई C लिख सकते हैं। Q का एक्सप्रेशन क्या निकल के आया है, तो निकल के आया है Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ डिवाइडेड बाई यहां C बन जाएगा। तो V इज इक्वल टू, यहां पर देखो क्या लिखा है, ये Q नॉट डिवाइडेड बाई में C 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ बनेगा। यहां पर ऐसा नहीं लगा सकते, V इज इक्वल टू आई आर डायरेक्ट नहीं लगा सकते। रीजन, उन्होंने लिखा है कि पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर बताओ, हम पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर बता रहे हैं, इसीलिए V इज इक्वल टू आई आर नहीं लगाएंगे, Q इज इक्वल टू सी भी लगा लेंगे। ये Q नॉट बाई सी क्या है, तो Q नॉट बाई सी ऐसा लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू Q नॉट को क्या लिख सकते हैं, C, ये क्या बनेगा CE डिवाइडेड बाई में C बनेगा और 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ बन जाएगा। C से C कैंसिल होगा तो देखो V का एक्सप्रेशन क्या मिलेगा यहां से, तो V इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं E क्या है, उसका EMF है, जो बैटरी लगी उसका EMF, तो उस समय पर वोल्टेज क्या रहेगा, मैक्सिमम वोल्टेज रहेगा। यहां बन जाएगा 1 माइनस, ये बन जाएगा टी बाई टाउ बन जाएगा। यहां लिख देना
वेयर V नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन के बराबर है। तो ये हमारे पास वोल्टेज की इक्वेशन आ गई कैपेसिटर के अक्रॉस। तो ये वोल्टेज की इक्वेशन हो गई, यहां पर करंट की इक्वेशन हो गई, और ये हो गई चार्ज की इक्वेशन। तीनों इक्वेशन निकल आई। अब एनर्जी की इक्वेशन देखते हैं। यहां पर एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड हम कैसे लिख सकते हैं? तो U इज इक्वल टू लिखते हैं कैपेसिटर में एनर्जी हाफ CV स्क्वायर, हाफ C तो कांस्टेंट है, V क्या आया है? तो ये आया है V नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ये निकल के आया है, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे तो लिखेंगे हाफ C इंटू वी नॉट का स्क्वायर, और यहां पर क्या बन जाएगा? तो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, और इसका होल स्क्वायर बनेगा। ये क्या लिखा है? ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज है। तो यहां से लिख सकते हैं U इज इक्वल टू यहां से लिख सकते हैं U नॉट, ये बन जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ बनेगा। यहां पर वेयर U नॉट इज इक्वल टू हाफ C V नॉट का स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं V नॉट की वैल्यू किसके बराबर थी? तो E स्क्वायर के बराबर थी। तो यहां पर ये U नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। ये क्या है? मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कैपेसिटर में मैक्सिमम एनर्जी जो स्टोर होगी वो इतनी लिखी जा सकती है। तो ये हो गई एनर्जी का रिलेशन हो गया। यहां पर हम लोगों ने पोटेंशियल का रिलेशन पढ़ा, यहां पर करंट की इक्वेशन पढ़ी हम लोगों ने। करंट की इक्वेशन का अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा I, और इधर बन जाएगा T। ये ग्राफ कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, कुछ ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा। यहां पर होगी मैक्सिमम वैल्यू, I नॉट हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, और यहां पर चार्ज के लिए ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो चार्ज के लिए ग्राफ कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। यहां पर ये हमारे पास चार्जिंग हो जाएगी कुछ इस तरह से, ये हमारे पास मैक्सिमम हो जाएगा चार्ज, ये मैक्सिमम चार्ज है। इस तरह से वेरी करेगा, इधर Q होगा, इधर T बनेगा। यहां पर देखो बढ़ता जाएगा इसके ऊपर चार्ज, और यहां पर करंट क्या होगी? डिक्रीज करेगी, क्योंकि जैसे जैसे उस पर चार्ज बढ़ेगा यहां पर करंट की वैल्यू कम होती जाएगी। इसके बाद ये तो हो गया चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है वो भी देख लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहां पर एक रेजिस्टर लगा है, एक यहां पर लगा है, यहां पर एक कैपेसिटर लगाया गया है, और यहां पर भी एक रेजिस्टेंस लगाया गया है। इधर रेजिस्टेंस है, इधर रेजिस्टेंस है, कुछ ऐसा सर्किट बनाया गया है, ठीक। और अगर ऐसा सर्किट बनाया गया, इसमें यहां कहीं पर एक बैटरी लगाई गई है, ये बैटरी लगाई गई है। अगर ये बैटरी है तो इसे लिख देते हैं 3, इसे लिख देते हैं 3, इसे 3 लिख देते हैं। 3 ओम के रेजिस्टेंस हो गए, और यहां पर लिख देते हैं 6, और ये 3 लिख देते हैं, ऐसा बनेगा, ठीक है। और इसका जो कैपेसिटेंस है मान लेते हैं 2 माइक्रोफैरड है, और इसका ईएमएफ दिया गया है 20 वोल्ट। और इस सर्किट का हमें कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट बताना है टाउ। तो अभी हम लोगों ने टाउ का एक्सप्रेशन देखा। टाउ इज इक्वल टू लिखा जाता है R इक्विवेलेंट इंटू C इक्विवेलेंट लिखा जाता है। ये फार्मूला होता है हमारे पास। इसके स्टेप्स क्या होते हैं और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? तो जब भी कभी किसी भी कैपेसिटिव सर्किट का टाइम कांस्टेंट लिखना हो तो यहां पर स्टेप होते हैं, अभी आगे स्टेप देखेंगे, लेकिन यहां पर ऐसे लिख लेते हैं कि जो बैटरी होती है इसको हम शॉर्ट सर्किट के साथ रिप्लेस कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट के साथ रिप्लेस करेंगे। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है, यहां पर जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर जो होता है इसको हम ओपन सर्किट के साथ रिप्लेस करते हैं, ओपन सर्किट के साथ रिप्लेस करते हैं और फिगर बना लेते हैं। तो अगर ऐसा करके फिगर बनाया जाए तो यहां पर देखो 3 लगे हैं, तो यहां बना देते हैं, ये 3 हो गया, ये हमारे पास 3 हो गया, इधर 3 बन गया। यहां पर अब हम इसे ओपन सर्किट कर देंगे, इसे नाम लिख देंगे A, इसे B लिख देते हैं। इधर एक रेजिस्टेंस है और एक रेजिस्टेंस इधर लगा हुआ है। ये कितना है, तो ये 6 है और ये 3 है। यहां पर ये 3 है, ये 3 है
और ये 3 है। अब करना क्या है, जो भी यहां पर कैपेसिटर दिया गया था उसके पॉइंट को ए और बी मान लिया। अब इन दोनों पॉइंट ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, देखेंगे इधर तो 3 और 3 और 3 ये कैसे 9 हो जाएंगे। तो यहां पर अगर हम ए पॉइंट लिख देते हैं तो इधर कितना लगा है, ये 9, क्या है ये 9 ओम है। और इधर क्या लगा हुआ है, तो इधर लगा हुआ है ये, इधर लगा हुआ है 9 ओम, ठीक है। और यहां पर ए पॉइंट है, यहां पर पॉइंट बी है, ठीक है। इसके बीच में लिखो या ऐसे लिख देते हैं। तो 9 और 9 अब कैसे हो गए, तो अब ये पैरेलल में आ गए। और पैरेलल में जब होते हैं तो जब सेम रेजिस्टेंस होते हैं तो उसको C/N से लिखा जाता है, तो 9/2 लिखेंगे। तो यहां से R इक्विवेलेंट कितना आएगा, 9/2 दैट इज 4.5। ये हो जाएगा हमारे पास R इक्विवेलेंट। C देखो इसमें अकेला C लगा है, तो C इक्विवेलेंट कितना लिखेंगे हम, C इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड। तो यहां से टाउ की वैल्यू क्या लिखेंगे, R इक्विवेलेंट इंटू C इक्विवेलेंट लिखा जाता है। तो यहां से टाउ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट क्या होगा हमारे पास, तो R इक्विवेलेंट निकल के आया है 4.5 ओम और इंटू में बन जाएगा 2, यहां पर बन जाएगा देखो माइक्रो सेकेंड बनेगा। तो देखो यहां से टाउ की वैल्यू निकल के आएगी 9 माइक्रो सेकेंड। ये हो जाएगा इस कैपेसिटिव सर्किट का टाइम कांस्टेंट। आई थिंक समझ में आया होगा। फिर से रिपीट करते हैं स्टेप्स। सबसे पहला काम क्या होता है, बैटरी को शॉर्ट सर्किट करो, रेजिस्टेंस जो भी लगे हैं उनको लगे रहने दो, जो कैपेसिटर लगे हैं उसको ओपन सर्किट के साथ रिप्लेस करो और उनको नाम दे दो ए और बी, और उसी पॉइंट के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो। फाइनल फार्मूला लगाओ टाउ का, टाउ इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, तो लिखते हैं आर इक्विवेलेंट इनटू में सी इक्विवेलेंट और इसको मल्टीप्लाई करा के यहां पर टाउ की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो किसी भी कैपेसिटिव सर्किट का टाइम कांस्टेंट निकालना हो इस तरह से निकाल सकते हैं। आगे और एग्जांपल उनसे समझेंगे इसे। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, अगर कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है इनिशियली, तो अगर वो डिस्चार्ज होगा तो क्या होगा, तो इसके ऊपर पहले चार्ज क्यू नॉट था, अब ये डिस्चार्ज होना शुरू करेगा तो इसमें करंट फ्लो करेगी। मान लेते कुछ इस तरह से करंट फ्लो करेगी। दोनों एलिमेंट कैसे हैं, ड्रॉप करवाएंगे, तो ड्रॉप करवाएंगे तो यहां लिख सकते हैं माइनस आई आर और माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0 हो गया। ये क्या है, केवीएल इक्वेशन है। केवीएल इक्वेशन है, केवीएल मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब क्या करते हैं यहां पर, अगर ये हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा तो हम यहां से लिख सकते हैं माइनस आई आर इज इक्वल टू क्यू बाई सी। ये क्या लिखेंगे, क्यू बाई सी लिखेंगे माइनस, या इसको उधर भेज देते इस माइनस को, यहां पर बन जाएगा डी क्यू बाई डी टी। आई को हम ऐसा लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी, इंटू में लिखेंगे आर इज इक्वल टू माइनस का यहां लिखेंगे क्यू बाई सी, ऐसा बनेगा। और इस आर को नीचे उतार देते हैं तो यहां से आ जाएगा डी क्यू बाई क्यू इज इक्वल टू माइनस, यहां पर बन जाएगा डी टी डिवाइडेड बाई आर सी, ये बन जाएगा। अब इंटीग्रेट करने वाली इक्वेशन बन गई है, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो यहां बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लगा करके क्यू, या इसको हम ऐसे लिख देते हैं क्यू नॉट से लगा करके क्यू तक जाएगी ये वैल्यू। क्यू नॉट पहले था किसी टाइम, अब क्यू हो गया। यहां पर लिख देंगे डी क्यू बाई क्यू इज इक्वल टू, यहां क्या बनेगा माइनस डी टी बाई आर सी, तो माइनस डी टी बाई आर सी, और इस पर लिमिट कहां से कहां लगेगी, 0 से लगा करके टी। तो इसे लिख सकते देखो एल एन क्यू माइनस एल एन क्यू नॉट। आई थिंक समझ में आया होगा। पहले रखेंगे एल एन आएगा, एल एन पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे, इज इक्वल टू माइनस देखो यहां टी बाई आर सी बन जाएगा, और टी बाई आर सी को रिप्लेस कर देते हैं माइनस टी बाई टाउ के साथ। हम जानते हैं आर सी क्या होता है, टाउ होता है। तो यहां से निकल के आएगा क्यू डिवाइडेड बाय में क्यू नॉट लिख लेते हैं, तो यहां पर बनेगा एल एन क्यू डिवाइडेड बाय में क्यू नॉट बन जाएगा, इधर बन जाएगा माइनस टी बाई टाउ बनेगा, ये बन जाएगी वैल्यू। और अगर ऐसी वैल्यू बनेगी इसको हम फर्दर आगे सॉल्व करते हैं तो यहां से मिलेगा क्यू बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू, इधर जाएगा तो ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ बन जाएगा। यहां से निकल के आएगा क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ बनेगा। ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा कि जैसे जैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा उस पर किसी टाइम टी पर अगर चार्ज लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, तो इस फार्मूले से लिख सकते हैं। ये इक्वेशन है कैपेसिटर के डिस्चार्जिंग की।
डिस्चार्जिंग इक्वेशन, डिस्चार्जिंग इक्वेशन है ये। तो ये डिस्चार्जिंग की इक्वेशन हो गई, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो ये कैपेसिटर अगर डिस्चार्ज हो रहा होगा किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो क्या होगा, कुछ इस तरह से फार्मूला वेरी करता है, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट माइनस टी बाई टाउ होगा। इसी तरह से अगर बात करते हैं करंट कैसे वेरी करेगी, तो करंट हम जानते हैं I इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, दैट इज डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू बाई डी टी में डी बाई डी टी यहां लगा देते हैं क्योंकि वैल्यू लिखते हैं, तो वो आई है क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ निकल के आई है। सॉल्व कर देते हैं, आई इज इक्वल टू क्यू नॉट तो कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं, ई टू द पावर कुछ भी लिखा होता है उसका डिफरेंशिएशन तो वही होता है, साथ में टी का कोफिशिएंट बाहर आएगा तो माइनस का क्या बाहर आएगा, टी बाई टाउ बाहर आएगा। ये हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी। तो ये हो गया हमारे पास क्यू नॉट और ये वैल्यू बनी। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो I इज इक्वल टू क्या बनेगा, तो I इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर बन जाएगा हमारे पास क्यू नॉट, यहां माइनस लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई में यहां टाउ बनेगा, ये क्या है टी नहीं टाउ है, ये टाउ बनेगा। टाउ की वैल्यू क्या होती है, RC होती है, और e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ बन जाएगा, ऐसा बनेगा। चाहे तो RC को रिप्लेस कर सकते हैं, RC को रिप्लेस करेंगे तो यहां से लिख सकते हैं I इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट, क्यू नॉट को क्या लिख सकते हैं, C इंटू ई डिवाइडेड बाई में यहां पर लिख सकते हैं RC e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ लिख सकते हैं। यहां पर हम लोगों ने देखा था इनिशियली जो चार्ज होता है वो CE होता है, ये यहां पर रखा गया, तो C से C कैंसिल होगा तो I की वैल्यू क्या निकल के आएगी, माइनस I नॉट। I नॉट क्यों लिखेंगे, तो यहां पर E बाई आर बनेगा, I नॉट हो जाएगा, और e टू द पावर माइनस में टी बाई टाउ बन जाएगा। यहां पर लिखना हो तो लिख सकते हैं I नॉट की जो वैल्यू निकल के आई है दैट इज E बाई आर। ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आया है करंट की इक्वेशन का। तो करंट की इक्वेशन लिखनी हो डिस्चार्जिंग के लिए तो ऐसा लिखेंगे, चार्जिंग में चार्ज की इक्वेशन लिखनी हो तो चार्ज की इक्वेशन इस तरह से लिखी जाती है अगर कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा होता है। ये करंट की इक्वेशन हो गई। अगली इक्वेशन लिखते हैं पोटेंशियल की। ये पोटेंशियल किस पर होता है, तो पोटेंशियल लिखा जाता है कैपेसिटर के प्लेट के ऊपर। तो पोटेंशियल का फार्मूला हम लोग जानते हैं, V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q बाई सी, तो इसे Q बाई सी लिख देते हैं। Q क्या है हमारे पास, तो वो निकल के आया है Q नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, अभी निकाला, डिवाइडेड बाई यहां पर C की वैल्यू क्या लिखेंगे, तो C की वैल्यू C, Q नॉट बाई C क्या होता है, तो यहां पर रखना चाहे तो रख लेते हैं, V इज इक्वल टू क्यू नॉट की वैल्यू CE आती है, डिवाइडेड बाई में C बनता है यहां पर, और e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ बन जाता है। यहां देखो C से C कैंसिल होगा, E क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज होती है, क्योंकि बैटरी मैक्सिमम जितना लगा सकता है वोल्टेज वो कितना लगाएगा, E लगाएगा। तो यहां से V इज इक्वल टू E बनेगा और माइनस टी बाई ये टाउ बन जाएगा। तो ये हो जाएगी पोटेंशियल की इक्वेशन। तो ये पोटेंशियल किसके अक्रॉस है, तो लिख देते हैं पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर। ये पोटेंशियल कैपेसिटर के अक्रॉस होगा, और यहां पर जो करंट थी वो करंट हो गई सर्किट के अंदर, और यहां पर ये चार्ज की इक्वेशन हो गई। अब अगर एनर्जी की इक्वेशन लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, हम लोगों को पता है U इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, हाफ CV स्क्वायर। तो हाफ ठीक है, C ठीक है, V स्क्वायर लिखेंगे क्या लिखेंगे, V नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ लिखते हैं, इसका क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। यहां पर क्या बनेगा, तो हाफ C V नॉट का स्क्वायर, यहां पर क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर माइनस 2t बाई टाउ, 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं पावर को, 2t बाई टाउ हो जाएगा, U बन जाएगा। यहां पर जो ये वैल्यू लिखी है इसको बदल लेते हैं, यहां पर जो इनिशियल एनर्जी दी गई थी कैपेसिटर के ऊपर, यहां पर कितनी लिखी थी, तो ये लिखी थी Q नॉट का स्क्वायर बाई 2C। तो यहां पर हम लिखते हैं इसे U इज इक्वल टू हाफ C। V नॉट का स्क्वायर लिखें तो V नॉट का स्क्वायर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसे Q के फॉर्म में लिखते हैं, तो हम जानते हैं Q इज इक्वल टू लिखा जाता है CV, ऐसा लिख सकते हैं। तो जब ऐसा लिखेंगे तो यहां पर रिलेशन क्या निकल के आएगा, ये बन जाएगा V नॉट का स्क्वायर। तो V नॉट का स्क्वायर लिखेंगे तो Q नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई में C का स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस 2t बाई टाउ बनेगा, ये 2t बाई टाउ बन जाएगा। और यहां से देखो C से C कैंसिल होगा तो U इज इक्वल टू क्या बनेगा, हाफ
यहां क्यू नॉट का स्क्वायर बाई सी बनेगा, ई टू द पावर माइनस 2t बाई टाउ बन जाएगा। ये क्या है, ये तो इनिशियल एनर्जी अभी देखा, तो u इज इक्वल टू बन जाएगा u नॉट ई टू द पावर माइनस 2t बाई टाउ बनेगा। ये हमारे पास रिलेशन निकल के आएगा एनर्जी का। तो ये एनर्जी हो गई, यहां पर पोटेंशियल हो गया ऐसा, और ये हो गया हमारे पास करंट, और ये वैल्यू हो गई चार्ज की। तो जब डिस्चार्जिंग होती तो तीनों की इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखी जाती। आई थिंक समझ में आया होगा ये सारी चीजें। अब अगर इनके यहां पर ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, इनके यहां पर जैसे चार्ज का, तो चार्ज का अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास कैसी है, डिक्रीजिंग है, तो ये डिक्रीज करेगी कुछ इस तरह से ऐसे। यहां पर क्या होगा, क्यू नॉट होगा, ये क्यू है और इधर टी है, इसके अकॉर्डिंग ये डिक्रीज करेगी। करंट में अगर देखें, यहां पर जो करंट दी थी, इस करंट को देखें तो करंट क्या हो रही है, यहां पर कुछ ऐसे माइनस में है ना ये, तो इधर आई हो जाएगा, इधर टी हो जाएगा। ये यहां से बढ़ना शुरू करेगी कहीं वैल्यू से, कुछ इस तरफ बढ़ने शुरू हो जाएगी, ऐसा होगा। यहां पर क्या बनेगी, आई नॉट वैल्यू लिखी गई लेकिन माइनस साइन के साथ आई नॉट है, ये इस तरह से बनेगा। तो ये करंट का ग्राफ हो गया, और ये ग्राफ किसका हो गया, तो ये ग्राफ हो गया चार्ज का, जब डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हो रहा होगा। अब यहां पर अगला स्टेप्स लिखे गए हैं कुछ। अगला स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ टाइम कांस्टेंट। अभी हम लोगों ने स्टेप डिस्कस किए। पहला है मेक शॉर्ट सर्किट एट द प्लेस ऑफ बैटरी, जहां पर बैटरी है उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दो। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इफ देयर मेनी रेजिस्टेंस कैपेसिटर्स इन सर्किट एज्यूमिंग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज सी इक्विवेलेंट। अगर एक से ज्यादा कैपेसिटर लगे हैं तो उसकी सी इक्विवेलेंट निकालो। फिर कह रहे हैं कि फाइंड रेजिस्टेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, कैपेसिटर के अक्रॉस रेजिस्टेंस फाइंड करो जिसको आर इक्विवेलेंट नाम देना है। उसके बाद फाइनली यहां पर फार्मूला लगाना है टाउ इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट इंटू सी इक्विवेलेंट। इससे हमारे पास टाइम कांस्टेंट की वैल्यू निकल के आएगी। तो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू, इससे टाइम कांस्टेंट हम क्यों कहते हैं, तो यहां से देख सकते हैं इसकी जो यूनिट निकल के डायमेंशन जो निकल के आएगी इसकी, वो टाइम के डायमेंशन के बराबर होती है। तो आरसी का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो टाइम के डायमेंशनल फार्मूला के बराबर होता है, इसीलिए हम इसे कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट कहते हैं। यहां पर आगे जो लिखी गई वैल्यू माइनस टी बाई टाउ, ई के ऊपर जो भी पावर लगी होती है वो डायमेंशन लेस होती है। इसका मतलब टाउ की वही डायमेंशन होगी जो टी की डायमेंशन होगी। इस तरह से भी समझ सकते हैं। इसको एक पॉइंट पर अप्लाई करना सीखते हैं। यहां सर्किट दिया गया, इस पर अप्लाई करते हैं। यहां पर एप्सिलॉन लगा हुआ है, ई लगा है 4R, R 6R और ये 2R लगा है। अगर इसका हमें टाइम कांस्टेंट निकालना है, ये फाइनल है, एक बार पहले समझा चुके हैं, एक बार अब समझ लेते हैं। ये 4 है, ये E है, ये 2R है, ये R है और ये 6 है। इसको अगर हम बनाते हैं, स्टेप नंबर पहला, स्टेप पहला क्या है, बैटरी को रिप्लेस करो। बैटरी को किससे रिप्लेस करना है, शॉर्ट सर्किट के साथ। शॉर्ट सर्किट के साथ रिप्लेस कर देंगे तो बैटरी शॉर्ट सर्किट के साथ रिप्लेस हो जाएगी। और C जो कैपेसिटर है उसको रिप्लेस कर देते हैं ओपन सर्किट के साथ। ओपन सर्किट के साथ, शॉर्ट सर्किट मतलब उसमें कोई ड्रॉप नहीं है। ओपन सर्किट का मतलब वहां पर जो पाथ है, कंटिन्यूअस पाथ है लूप का, वो खुला हुआ है, वहां पर चार्ज नहीं चल सकता, करंट नहीं चल सकती। तो कुछ ऐसा बनेगा, बैटरी की जगह ऐसा कर दिया, ये बैटरी के प्लेस पर ऐसा शॉर्ट सर्किट कर दिया। यहां पर क्या है, 4R है, और साथ में यहां पर कितना लिखा है, तो ये वैल्यू लिखी है R, और इसकी जगह पर हमें ओपन सर्किट करना है तो ओपन सर्किट कर देते हैं। और यहां पर 2R लिखा गया है, 2R है। सिमिलरली इधर क्या लगा है, 6R लगा हुआ है, ये 6R लगा हुआ है। ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं। ए और बी के अक्रॉस हमें रिजल्टेंट या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, तो कैसे निकालेंगे। अगर इस पॉइंट को बनाते हैं तो इस पॉइंट को देखो बनाएंगे कैसे। यहां पर ये वैल्यू 2R लिखी, ये वैल्यू 4R लिखी, तो ये बन जाएगा 6R। यहां पर लिख देते हैं, ये R हो जाएगा, यहां पर A है, यहां कहीं पर B है। तो इधर हमारे पास क्या लगा है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, तो यहां पर लगा हुआ है 6R, क्योंकि देखो 4 और 2 सीरीज में आ जाएंगे तो 6R हो जाएगा। और दूसरी तरफ क्या लगा हुआ है, 6R लगा हुआ है, ये ऐसा। इधर क्या लगा है, 6R लगा हुआ है। इस पॉइंट को यहां लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज जहां था वहीं लिख देते हैं। यहां पर ये B पॉइंट था हमारे पास। अब देखते हैं, ये जो लगा हुआ है इस पॉइंट को अगर हम B लिखते हैं, यहां पर
ये A लिख देते हैं और इधर B लिख देते हैं। तो सबसे पहले देखो ये पॉइंट B है तो ये वाला पॉइंट भी B है हमारे पास, ये वाला पॉइंट भी B पॉइंट हो गया, ठीक है। और यहां पर एक पॉइंट है, नाम दे देते हैं इसे C नहीं X नाम दे देते हैं इसे। तो ये X पॉइंट हो गया, ये X पॉइंट हो गया, ये वाला भी X पॉइंट हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, यहां पर एक X पॉइंट भी बना लेते हैं। सबसे पहले देखो यहां पर B और X के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा है, तो B और X के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा है, कितने का, 6R का। इसी तरह से B और X के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा है, B और X के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा है, कितने का, 6R का। और A और X के बीच में, A और X के बीच में यहां पर रेजिस्टेंस लगा है, तो A और X के बीच में जो रेजिस्टेंस लगाया गया है वो कितने का है, वो R का है। तो A और B के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता सकते हैं, 6R कितना बनेगा, तो 6 और 6 क्या हो जाएंगे, 3R बन जाएगा पैरेलल में। अब यहां पर बन गया 3R, तो ऐसे कह सकते हैं ये A हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा R, इधर जो बन गया वो कितना बन गया, तो ये 3R बन जाएगा, R/N होता है तो ये 6R/2 लिखेंगे, 3R बनेगा, ये B हो जाएगा। तो यहां से R इक्विवेलेंट क्या निकल के आया, तो 3 और ये 4R निकल के आ जाएगा। और ये 4R निकल के आया है और इसकी C इक्विवेलेंट क्या निकल के आएगी, तो यहां से लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट लिखेंगे तो एक ही C है, वो C के बराबर लिखा गया है। अब C और R की अगर वैल्यू दी होती तो टाउ निकाल सकते हैं, अदरवाइज टाउ का एक्सप्रेशन ऐसे लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, R इक्विवेलेंट इंटू C इक्विवेलेंट लिखा जाता है। तो यहां से R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी निकल के आई है, दैट इज 4R, इंटू में क्या लिखा गया है, C। ये हो जाएगा इस कैपेसिटिव सर्किट का टाइम कांस्टेंट। इस तरह से निकाला जा सकता है। आगे जब हम लोग स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट स्टेट पढ़ेंगे तो वहां पर भी इसे दोबारा डिस्कस करेंगे। तो एक बार इसे अभी निकालना सीख सकते हैं, एक बार वहां निकालना सीख सकते हैं, कंफर्म हो जाएगा कि हम टाइम कांस्टेंट निकालते कैसे हैं किसी कैपेसिटिव सर्किट का। और यहां पर जो टाइम कांस्टेंट के जो स्टेप होते हैं कैलकुलेशन के, वो यहां पर स्टेप्स लिखे गए हैं। पहला पॉइंट, बैटरी को शॉर्ट कर दो। फिर अगला पॉइंट है कैपेसिटर को ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दो, अगर ज्यादा है तो C इक्विवेलेंट निकाल लो। फिर अगला पॉइंट है कि अगर कैपेसिटर है उनको हटाया गया तो उनके अक्रॉस क्या करो, रिजल्टेंट या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला यूज करो, टाउ इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट इंटू C इक्विवेलेंट, और यहां से निकल के आ जाएगा टाउ। उस कैपेसिटिव सर्किट का टाइम कांस्टेंट निकल के आ जाएगा कुछ इस तरह से। तो ये आज की क्लास थी जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि चार्जिंग क्या होती है किसी कैपेसिटर की और डिस्चार्जिंग कैसे लिखी जाती है। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हम लोगों ने डिस्कस किया आरसी सर्किट के लिए। तो ये आज की क्लास थी जिसमें हम लोगों ने चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर डिस्कस किया, आरसी सर्किट को डिस्कस किया। ऐसा पढ़ने के बाद हम लोग ट्रांजिएंट स्टेट के साथ डील कर सकते हैं, स्टेडी स्टेट के साथ डील कर सकते हैं, किसी टाइम टी के ऊपर चार्ज कितना होगा उन सब की वैल्यू निकाली जा सकती है। साथ में यहाँ पर एनर्जी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एनर्जी का लॉस होगा तो कैसा होगा, पोलैरिटी कैसी होगी, इन सब के बारे में बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, करके देखते हैं। एक होमवर्क क्वेश्चन ये है कि अगर होमवर्क है कि अगर ये ऐसा कोई कैपेसिटर लगा है, इसको लगाया गया है V वोल्ट की बैटरी के साथ या E वोल्ट की बैटरी के साथ लगाया गया है, इसकी कैपेसिटेंस C है, ये कनेक्टेड है, यहां पर स्विच नहीं लगा है, कनेक्टेड है, तो इनके ऊपर कुछ चार्ज होगा। उसके बाद फाइनली क्या कर दिया जाता है, यहां पर कैपेसिटर किसी ने निकाला और कैपेसिटर को यहां पर लगा दिया, लेकिन इसके ऊपर कुछ चार्ज आ गया होगा। तो सपोज इसके ऊपर चार्ज प्लस CE और इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, माइनस CE आ जाएगा, ऐसा बनेगा। तो ये प्लस CE और ये माइनस CE चार्ज बन जाएंगे इसके ऊपर जब इसे कनेक्ट किया जाएगा। अब क्या किया गया, चार्ज तो वही थे, यहां पर एक स्विच लगा हुआ है, यहां पर ये बैटरी लगी हुई है, इसके ऊपर चार्ज प्लस CE आ गया है, इसके ऊपर माइनस CE आ गया है, और S है यहां पर, इसको क्लोज किया जाता है एट t इज इक्वल टू 0 पर। स्विच इज क्लोज्ड, स्विच इज क्लोज्ड, स्विच को क्लोज किया जाता है। फाइंड हीट लॉस इन दिस प्रोसेस,
इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर हीट लॉस कितना होगा वो बताना है। तो हीट लॉस कितना होगा वो कैलकुलेट करेंगे जब आगे हम लोग ट्रांजिएंट स्टेट और स्टेडी स्टेट के साथ डील करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन के साथ हमें डील करना पड़ेगा। तो कैसे लगाए जाते हैं एक बार होमवर्क इसे ट्राई करना, अगर नहीं होता तो अगली क्लास में हम इसे डिस्कस करेंगे। तो ये क्लास थी जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को। अगली क्लास में जब हम लोग बात करेंगे तो वहां पर ट्रांजिएंट स्टेट और स्टेडी स्टेट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ में जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट की जाती प्लेट के बीच में उसके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और जेईई एडवांस और मेंस के पीवाईक्यूज जो पूछे गए हैं अब तक उन सबको डिस्कस किया जाएगा। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।